हेलो बच्चों आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार। बच्चों आज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर और हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। बच्चों एरिया वेक्टर, वैसे एरिया कोई वेक्टर होता नहीं है, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग एक नया टर्म यूज़ करते हैं, एरिया वेक्टर। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एरिया वेक्टर बच्चों क्या होता है ये देखते हैं। एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर होता है बच्चों, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और इस सरफेस का जो एरिया है वो है dA। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो वेक्टर हम बनाते हैं इसी वेक्टर को बोला जाता है एरिया वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया वेक्टर is a vector whose magnitude is proportional to एरिया। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये एरिया वेक्टर हो गया। जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से बच्चों इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है, एरिया जितना ये एरिया है वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सरफेस अगर क्लोज सरफेस है या ओपन सरफेस है, तो अगर ओपन सरफेस है, जैसे ये सरफेस ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर को हम लोग दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर हम लोग इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। जैसे बोर्ड है तो इसका एरिया वेक्टर हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं और इसके अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जैसे ये सरफेस हो गया, अब इसका एरिया वेक्टर जो हम लोग कैसे लेंगे, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं इस तरह से।
पर वो जो वेक्टर होगा वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया एरिया वेक्टर और ओपन सरफेस के लिए। और यदि सरफेस अगर क्लोज है तो बाहर की तरफ जो एरिया वेक्टर लेंगे, है ना, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर लिया जाता है। जैसे ये क्लोज सरफेस है तो ये साइड जो है, ये जो सरफेस हो गया, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा ऐसे। इधर जो है इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ऊपर वाला जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा इस तरह से, और इसका एरिया वेक्टर ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो जाएगा। और जो इस साइड में ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड हो जाएगा, और जो इधर वाला जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इनसाइड अंदर की तरफ हो जाएगा। तो हम लोग अगर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर हम लोग बाहर की तरफ लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं, इनसाइड नहीं लेते हैं, है ना। यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। तो ये ओपन सरफेस में हम लोग दोनों तरफ ले सकते हैं, और क्लोज सरफेस में हम लोग आउटवर्ड लेंगे, है ना। इसमें हम लोग बोथ साइड्स में ले सकते हैं, दोनों साइड्स में, और इसमें आउटवर्ड। बच्चों ये तो हो गया एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। ओपन सरफेस है तो दोनों साइड में लेंगे, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। अगर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। अब हम लोग देखते हैं फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स फ्लो। फ्लक्स का मतलब हो गया बच्चों कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस को जब क्रॉस करता है, पार करता है, मतलब कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस को क्रॉस करता है, उसका मतलब हो गया फ्लक्स। जैसे पानी का बहाव है ना, तो फ्लक्स ऑफ वाटर हो गया। हवा का बहाव है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स ऑफ एयर हो गया। तो फ्लक्स का मतलब हो गया फ्लो, यानी बहना, कितना लाइन ऑफ फोर्स किसी एरिया को, जो एरिया उसके परपेंडिकुलर है, उसको कितना लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, कितना लाइन ऑफ फोर्स उसको पास कर रहा है, उसी का मतलब होता है फ्लक्स। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जैसे
और ये कोई एरिया है और इससे ये लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पास कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों 4 लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा 4। तो ये फ्लक्स एक्चुअली बताता है कि किसी सरफेस से कितना लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। और ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा। अगर ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर नहीं है लाइन ऑफ फोर्स का, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग इसको ऐसे बना देंगे, यानी कर्व कर देंगे, है ना। ये सरफेस को हम लोग ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे झुकाते जाएंगे तो क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्स की संख्या जो इससे पास करेगा उसकी संख्या घटती जाएगी, ना। और अगर हम इस सरफेस को घुमा करके एकदम ऐसे कर देंगे तो इससे कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं कर रहा है, यानी इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस से पास करेगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर सरफेस ऐसे हो गया, यानी लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग ये सरफेस हो गया, तो इससे जो है जो लाइन ऑफ फोर्स इसको क्रॉस करेगा, पेनिट्रेट करेगा, उसका संख्या 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स जो है फ्लक्स का ये जनरल आइडिया हो गया कि फ्लक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेटिंग एनी सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस penetrating a surface। ये हो गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका तो बच्चों एक आइडिया हो गया, पर इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, जो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो पर यूनिट एरिया से पास करने वाला नंबर ऑफ लाइंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस passing through per unit area is proportional to इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एरिया ए है तो नंबर ऑफ लाइंस जो पास करेगा वो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू
एरिया ए इज प्रोपोर्शनल टू ई ए, जहाँ ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों पर यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ लाइन पास करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। अब जो है ये नंबर ऑफ लाइंस अगर किसी एरिया ए से पास करेगा तो वो ई ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड product of magnitude of electric field and the surface area perpendicular to the field is called electric flux। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस एरिया है उसका प्रोडक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी उसका मेजरमेंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट और एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड के द्वारा किया जाता है। और फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई बराबर हो गया ई डी ए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म, ये डी फाई, चूँकि एरिया बहुत छोटा है फ्लक्स को हम लोग डी फाई लिखें। डी फाई इक्वल टू ई डी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है यूनिफॉर्म है। अगर जो सरफेस है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस एरिया इस तरह से है। बच्चों यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। ये थीटा एंगल से इसको
थीटा एंगल पे रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए इसको रखा गया है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया मान लेते हैं DA है, और एरिया वेक्टर ये हो गया, ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इसको मान लेते हैं, ये DA हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो DA का हम लोग ये कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, DA परपेंडिकुलर, यानी DA का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये लेंगे। तो ये जो सरफेस है इसका ये कंपोनेंट ये बनेगा, फिर ये फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये फ्लक्स जो हो जाएगा d फाई हो जाएगा E DA cos थीटा, यानी ये जो DA है, DA का कंपोनेंट एरिया वेक्टर के मतलब इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में, वो DA cos थीटा हो जाएगा। तो अगर एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है तो इस सरफेस का हम लोग एक कंपोनेंट निकालते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और फिर उस कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, EDA cos थीटा। अब EDA cos थीटा को हम लोग बच्चों ऐसे लिखेंगे, d फाई इक्वल टू E डॉट DA, d फाई इक्वल टू E डॉट DA, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें फ्लक्स देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो ये फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स d फाई इक्वल टू हो जाएगा E डॉट DA। अब E डॉट DA है तो ये अब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? अब ये स्केलर क्वांटिटी है, ये फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। दूसरा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ऐसे एरिया है, एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों ये डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो d फाई इक्वल टू, वो यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग यूनिफॉर्म मान लेते हैं, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यानी ये छोटा सा एरिया के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को लिखे, छोटा सा एरिया है DA। अगर ये एरिया बहुत बड़ा है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट तो लेंगे
और उस सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर जो होगा, है ना, उस एरिया वेक्टर को हम लोग पहले क्या करेंगे, उस सरफेस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। यानी जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस हो गया। अब ये बहुत बड़ा सरफेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, ds। अब इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ये ds। तो इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे। और तब जो है फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस। तो ये जो फ्लक्स निकला इस सरफेस एलिमेंट के कारण निकला। सरफेस एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट के कारण हुआ। अब अगर ये एलिमेंट इस तरह का बहुत सारा एलिमेंट है, ये पूरा एरिया में इस तरह का छोटा छोटा बहुत सारा एलिमेंट है, तो फिर क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। और अगर ये एरिया जो सरफेस एलिमेंट है इसका वैल्यू अगर बहुत ही कम है, बहुत ही कम, यानी टेंड्स टू जीरो, तो अगर ये जीरो को टेंड्स कर रहा है और जो सरफेस में जितना भी नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब उस स्थिति में क्या करेंगे, जोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, हम जोड़ भी नहीं सकते सबको। यानी वो एरिया बहुत छोटा है, यानी वो ds जो है ds टेंड्स टू जीरो और नंबर ऑफ ds टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी इसमें इतना एलिमेंट है सरफेस एलिमेंट कि वो इन्फिनिटी के पास जा रहा है, यानी बहुत सारा है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उसका एक तरीका क्या है, इंटीग्रेट करना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। ये फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इसको बोला जाता है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये एरिया बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग एक एरिया एलिमेंट लेते हैं, यानी छोटा सा एरिया लेते हैं। तो उस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो जब यूनिफॉर्म मानेंगे तो मेरा जो है फ्लक्स इतना हो जाएगा, इस एरिया से होकर के जो फ्लक्स होगा वो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस हो जाएगा। फिर हम इस तरह के बहुत सारा जो है एलिमेंट बनाएंगे और सब से होकर के फ्लक्स निकालेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, है ना। तो अगर उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका ये फॉर्मूला बन गया फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस।
अब है बच्चों, ये तो फ्लक्स हो गया। अब है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर अगर आवेश रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, तो उस क्लोज्ड सरफेस से होकर जो फ्लक्स होगा वो चार्ज बटा एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा। यानी जो चार्ज उसके अंदर, जितना चार्ज क्लोज्ड सरफेस के है अंदर, उस चार्ज, वो चार्ज और एप्सिलॉन नोट का जो रेशियो होगा वो उस सरफेस से होकर के फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q है, तो इस थ्योरम के अनुसार जो इस सरफेस से होकर के जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आवेश और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका जो रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा फ्लक्स, यानी इस सरफेस से हो करके फ्लक्स हो जाता है। बहुत ही सिंपल इसका बहुत ही सिंपल फॉर्म है इस थ्योरम का, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the net flux through any closed surface is equal to 1/2 epsilon naught times of net charge enclosed। जो नेट फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होकर के, जो टोटल फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, वो उसके अंदर नेट चार्ज, जो उसके अंदर सरफेस के अंदर जितना चार्ज क्लोज है, उसके अंदर जितना चार्ज है, यानी टोटल चार्ज, उसका 1/ε0 टाइम्स हो जाता है। डेट इज, जो फ्लक्स होगा फाई बराबर E डॉट डी एस इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। where Q is enclosed charge, where Q is enclosed charge। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स, इस पे ध्यान देना है बच्चों। इसमें जो चार्ज लिया गया है वो चार्ज अंदर का चार्ज है, यानी जो सरफेस के अंदर, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज है सिर्फ उसको लेना है। उसके बाहर जो चार्ज है उसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर वाला जो चार्ज है उसके कारण जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है। इसलिए किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज है
उस चार्ज को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो फील्ड होता है ये क्लोज सरफेस के अंदर का और बाहर का दोनों चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे लिखा जाता है। यानी अगर ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q1 Q2, इसके बाहर चार्ज है Q3, तो बच्चों यहाँ पे जो हम चार्ज लेंगे वो Q1 प्लस Q2 लेंगे, Q3 को हमको नहीं लेना है। Q3 जो चार्ज है, इस Q3 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज को उसमें ऐड नहीं करना है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण भी है, इस चार्ज के कारण भी है, इस चार्ज के कारण भी है। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 उत्पन्न करता है, ये E2 और ये E3, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट ds इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये फ्लक्स हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे वो तीनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यहाँ पे ऐड करना है, और जो चार्ज यूज करेंगे वो सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज यहाँ पे यूज करेंगे। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, और ये गॉस थ्योरम क्या है। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, एरिया वेक्टर, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा ठीक से समझ में तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग बहुत तरह का बोर्ड का और जेई का एडवांस का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।